जय हिंद साथियों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है साथियों, जो पॉलिटिकल पर आधारित है। आज का जो मॉक टेस्ट रहने वाला है वो जो है पॉलिटिकल में रेंडमली लिया गया है साथियों। रेंडमली क्वेश्चन जो है आज के बाद जो है जो पॉलिटिकल और किसी भी सब्जेक्ट का जो मॉक टेस्ट रहने वाला है साथियों, वो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है साथियों, वो है मौलिक कर्तव्य को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो साथियों देखिए, यहाँ पे बहुत से जो है क्वेश्चन बनने वाला है। सबसे पहले तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा गया है। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को मौलिक कर्तव्य के बारे में पता होगा, यदि नहीं है तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है हमारे पास कितने जो मौलिक कर्तव्य थे वो 10 थे। ठीक है, फिर जो है 86 जो अमेंडमेंट हुआ और उसमें जो है एक और जोड़ा गया, तो अब जो है वर्तमान में कितने हैं, 11 है। तो पहला क्वेश्चन तो साथियों यहाँ से यही बनता है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। क्लियर। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है साथियों 42वां संवैधानिक संशोधन, दूसरा है 44वां, तीसरा है 85 और चौथा है 86। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और जो है अपना आंसर लगाइए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो है इसका आंसर बता दिया होगा। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 42वां संवैधानिक संशोधन। अब 42वां संवैधानिक संशोधन जो है खुद में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अमेंडमेंट है साथियों। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ है। तो कब हुआ है साथियों, ये हुआ है 1976 में। क्लियर है इतना। ओके, अब जो है बात करते हैं अगला संवैधानिक संशोधन, 44वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, कौन बा 44वां संवैधानिक संशोधन। तो देखो साथी, ये जो 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ है ये भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है ठीक 42वीं के जो है 2 साल बाद 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ। तो 1978 को हुआ। ठीक है, कब हुआ, 1978 को। अब 42वां 1976 को। ठीक है, 42 दो 44, 76 दो 78। क्लियर है इतना। ओके, अब बात करते हैं जो 44वां संवैधानिक संशोधन था, इसमें क्या प्रावधान किए गए। तो साथियों इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो देखो हमारे पास जो संपत्ति का अधिकार था साथियों, ठीक है, क्या था, संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार से जो है निरस्त कर दिया। यानी कि जो मूल अधिकारों की सूची थी उससे बाहर निकाल दिया। किसको, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, अब इसको किस में रखा गया, तो इसको जो है साथियों आर्टिकल 300 क में रखा गया। किसमें, आर्टिकल 300 क में रखा गया। क्लियर है इतना। ठीक है, तो अब देखो संपत्ति का अधिकार एक तो क्या था, पहले जो है 1978 से पहले हमारा क्या था, मूल अधिकार था। क्या था, मूल अधिकार था। अब ये मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, तो किस में रखा, सबसे पहले अगर आर्टिकल की बात करें तो 300 क। तो अब इसको क्या बनाया गया साथियों, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बनाया, कानूनी अधिकार। ठीक है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया। क्लियर है इतना, याद रखना साथियों। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं आगे। तो आगे है 50वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, कौन सा, 50वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया साथियों, इसमें क्या क्या जो है उपबंध किए गए। तो सबसे पहले जो ये संवैधानिक संशोधन हुआ ये कब हुआ, 2001 को हुआ। ये देखो दोस्तों, जो जब जब जो है जो संशोधन हुआ है उनकी तारीख आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों से सीधा पूछा जा सकता है कि जो है 44वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ, 42वां कब हुआ, 50वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ या 66वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ। क्लियर। तो 50वां कब हुआ,
2001 में हुआ साथियों। क्लियर है। तो इसमें क्या था, इसमें ये उपबंध किए गए कि जो इसमें बताया गया साथियों कि जो सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का जो मार्ग था वो जो है क्या कर दिया, एक किस्म का प्रशस्त कर दिया। ठीक है। तो कहा जाए तो ये जो है कर्मचारियों के लिए था। किन कर्मचारियों के लिए? ये था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है। किसके लिए था? ये था अनुसूचित जाति SC/ST के लिए, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है। उनका जो प्रमोशन है साथियों, प्रमोशन है, ठीक है, उसमें जो है क्या किया गया, इनके लिए जो है सीटें आरक्षित कर दी गई। ठीक है। क्या? इनके लिए जो है सीटें आरक्षित कर दी गई। क्लियर है इतना? ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास 66वां संवैधानिक संशोधन कौन है साथियों? 66वां संवैधानिक संशोधन। तो ये जो 66वां संवैधानिक संशोधन तो इसको जो जोड़ा गया है साथियों, इसको कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया वर्ष 2002 में। ठीक है। बोलने का मतलब ये है साथियों कि जो 66वां संवैधानिक संशोधन हुआ वो कब हुआ? 2002 में। 66वां 2001 में। किससे संबंधित था? ये था साथियों SC/ST के लिए, जो है नौकरी पेशा लोग, SC/ST जो कैटेगरी के जो नौकरी पेशा लोग थे उनको जो है पदोन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करना। और 66वां संवैधानिक संशोधन क्या कहता है साथियों? इसमें जो है एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है। वो कौन सा? वो था लास्ट 11वें नंबर का। ठीक है। कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 2002 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वो क्या था? वो था साथियों कि 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष की आयु वाले जितने भी जो बालक है, ठीक है, तो तो उनके लिए जो है क्या किया गया? शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है। क्या किया गया साथियों? शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु वाले। ठीक है। तो इसमें यह कहा गया है कि जो माता पिता है या जो उन 6 से 14 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं उनके जो संरक्षक है, ठीक है, तो उनका ये कर्तव्य है कि वो उनको अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराए। ठीक है। क्या? अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाए। क्लियर है इतना? ओके। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो वो रहा कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है साथियों वो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? क्लियर है? तो ऑप्शन आपके सामने है 44वां, 42वां, 72वां, 73वां। ठीक है। तो जो ऑप्शन ये बोल रहा है साथियों वो है 42वां संवैधानिक संशोधन। तो आप लोगों को पता है 42वां संवैधानिक संशोधन, सॉरी 44वां जो संवैधानिक संशोधन है वो हुआ है आपका 1978 को। ठीक है। और वो मैंने आपको लोगों को जो है पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि इसमें क्या क्या उपबंध किए गए। ठीक है। अब 42वां भी आप लोगों को बता दिया 1976 को। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अगला जो है वो ऑप्शन सी 72वां संवैधानिक संशोधन। तो ये जो है हुआ है साथियों ये हुआ 1992 को। ठीक है। क्या हुआ? 1992 को हुआ है। कौन सा? 72वां संवैधानिक संशोधन। और संबंधित किससे? ये त्रिपुरा राज्य से। किससे है? त्रिपुरा राज्य से जो है संबंधित है। क्लियर है? तो जो त्रिपुरा है उसमें जो उसकी जो विधानसभा है साथियों उसमें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए जो है जो सीटें हैं उनको आरक्षित करने से संबंधित जो है ये रहता है। क्लियर है इतना? ओके। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगली ऑप्शन है हमारे पास जो है 73वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है। अब जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ है साथियों जो वो है हमारा 1992 को। क्लियर है? ये भी 1992 को हुआ 73वां संवैधानिक संशोधन। और इसके द्वारा जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्लियर है इतना? और अब आप लोगों को पता होना चाहिए जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है साथियों? तो ये जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती
राज, ठीक है, किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित ये जो अनुसूची है। क्लियर है इतना? तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। जो क्वेश्चन है साथियों वो बोल रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया, इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संवैधानिक संशोधन। क्लियर है इतना? 42वां संवैधानिक संशोधन। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न संख्या 3 कि किसको जो है मिनी संविधान कहा जाता है? क्लियर? अब ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 44वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी 66वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन डी जो है 73वां। क्लियर? तो देखो साथियों मैंने आप लोगों को बता दिया कि 44वें संवैधानिक संशोधन में क्या क्या जो है प्रावधान किए गए, 42वें में के जो है क्या क्या प्रावधान किए गए और 66वें में क्या क्या किए। अब बात करते हैं 73वां जो संवैधानिक संशोधन है ये कब हुआ साथियों? जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ ये भी 1990 जो है 2 को ही हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? 1992 को ही हुआ है। क्लियर? ठीक है, तो इसमें पंचायती राज जो है आप लोगों को बता दिया है, ऊपर जोड़ा गया है क्या? पंचायती राज। क्लियर? तो चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जो क्वेश्चन है तो वो है साथियों मिनी संविधान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता, अच्छा साथियों यहाँ पर जो है डबल बार टाइप हो गए हैं। तो क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता का वर्णन जो है किस आर्टिकल में? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए आर्टिकल 41, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 43 और ऑप्शन डी है 44। क्लियर? तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये जो आर्टिकल है ये जो है किस में वर्णित है? तो ये वर्णित है साथियों राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, नीति निदेशक तत्व। क्लियर है इतना? ओके, तो चलो बारी बारी से जानते हैं कि आर्टिकल 41 में क्या है। तो आर्टिकल 41 में साथियों जो है क्या दिया गया है, इसमें जो है क्या बोला गया है। अब सबसे पहले आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक से क्या अभिप्राय है। तो राज्य के नीति निर्देशक से ये अभिप्राय है कि राज्य को निर्देश दिए जाते हैं। क्लियर है इतना? क्या है? राज्य को निर्देश दिए जाते हैं कि वो जो है अपने जो राज्य की सीमा है उसके भीतर जो है रहने वाले नागरिक हैं उनको जो है हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। क्लियर है इतना? तो चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 41 की। तो इसमें क्या कहा गया है साथियों? इसमें यह कहा गया है कि राज्यों का दायित्व है कि वो जो है क्या करे, कुछ दशाओं में नागरिकों को काम, शिक्षा और जन सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करें। क्या है? तो इसमें है काम मतलब कार्य, ठीक है, शिक्षा, ठीक है, और जन सहायता। क्या है? जन सहायता। याद रखना काम, शिक्षा और जन सहायता, ये जो तीन जो सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा वो करवाएगा राज्य जो है आर्टिकल 41 के तहत। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बात करते हैं हम। अगला है हमारे पास आर्टिकल 42। हाँ, तो आर्टिकल 42 और 43 जो है साथियों दोनों को जो है क्या किया गया है, दोनों में जो है लगभग लगभग सेम सेम जो है उपबंध दिए गए हैं या सुविधाएं प्रोवाइड की गई है। तो इसमें ये कहा गया है साथियों कि जो राज्य में जो कामगार हैं उनको निर्वाह मजदूरी, ठीक है, क्या है जो इन दोनों में बोला गया है, जो राज्य में कामगार हैं निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी, ठीक है, और प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, ठीक है, और शिष्ट जीवन स्तर। क्या है साथियों? शिष्ट जीवन स्तर, ठीक है, शिष्ट जीवन स्तर। क्लियर है इतना? तो ये सारे के सारे जो हैं जो जितने भी उपबंध है इनका उल्लेख मिलता है साथियों आर्टिकल 42 एंड 43 में। क्लियर है इतना? ओके, आगे चलते हैं।
आगे है साथियों आर्टिकल 44। ठीक है, क्या है आर्टिकल 44। तो ये क्या बोलता है साथियों, इसमें जो है नागरिकों के लिए जो है समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया। क्या किया गया? समान सिविल संहिता। ठीक है, सिविल संहिता। ठीक है, क्लियर इतना? तो अब चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन है साथियों हमारा कि समान, देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि समान जो नागरिक संहिता है वो किस आर्टिकल में वर्णित है? तो ऑप्शन सॉरी आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। तो आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है इतना? अब साथियों आप लोगों को जो है ये राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वर्णित किए गए। तो आप लोगों को जो है ये सारे के सारे पता होने चाहिए कि आर्टिकल 36 में क्या है, 37 में क्या है, और 51 तक जो है सारे के सारे आप लोगों को पता होने चाहिए। क्लियर है? और जो है आने वाली वीडियो में जो है मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित आप लोगों को मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाया करूँगा, जिनमें मैं सभी, चाहे वो मौलिक कर्तव्य हो, मौलिक अधिकार हो, यानी कि सारे के सारे जो पर्टिकुलर टॉपिक हैं उनको जो है कवर करने वाला हूँ। क्लियर है? चलिए तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 से करके 28 साल कर दी? क्लियर इतना? ऑप्शन आपके पास दोबारा से वही है। तो ऑप्शन रहता है आपके पास 61वां संवैधानिक संशोधन था, या 42वां संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी है 74वां संवैधानिक संशोधन, या इनमें से कोई नहीं। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं जो है इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जो 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ साथियों, तो इसमें जो है क्या किया गया, ये प्रावधान किया गया कि जो मतदान की जो आयु है उसको जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की जाए। क्लियर इतना? 42वें संवैधानिक संशोधन के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। और 74वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ है साथियों वो हुआ है हमारा जो है 1993 में। ठीक है, वैसे ये 1992 में जो है पारित किया गया था और 1993 में इसको जो है लागू किया गया। और ये जो है क्या है साथियों, इसमें जो है प्रावधान किए गए हैं। तो वो प्रावधान किया गया साथियों जो है नगर पालिकाओं का, नगर पालिकाओं का, नगर पालिका। ठीक है, तो उसका वर्णन जो मिलता है वो किया गया है नगर पालिका का। और जो अनुसूची की बात करें साथियों, तो अनुसूची है इसमें 12वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए। अच्छा, तो जो 61वां संवैधानिक संशोधन है साथियों ये हुआ कब है? तो ये जो हुआ है ये हुआ है साथियों जो है 1989 को, 1989 को। क्लियर है? बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें ही क्या किया गया था, जो मतदान की जो उम्र है वो 21 से घटा करके जो है 18 वर्ष कर दी है। क्लियर है इतना? समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं, ठीक है, क्या है जो राज्यपाल की साथियों विधायी शक्तियां हैं उनका वर्णन जो है किस भाग में किया गया है? किसका? राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां उसका वर्णन जो है किस भाग में किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन नंबर 1 है भाग 7, ऑप्शन नंबर बी है भाग 6, ऑप्शन नंबर सी है भाग 5, ऑप्शन नंबर डी है भाग 4। क्लियर है? तो अब साथियों आप लोगों को जो है क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस भाग में क्या क्या उपबंध दिए गए हैं। तो जो है अगर यहाँ पे चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ है, ठीक है, तो वो किस भाग में है? तो राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ हैं साथियों वो हैं हमारे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो उसका जो राइट आंसर है साथियों वो है भाग 5, सॉरी भाग 6 में। ठीक है इसका जो राइट आंसर साथियों वो है भाग 6। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इसमें राज्यपाल की जो विधायी शक्ति का वर्णन, अगर आर्टिकल की बात करें साथियों तो वो है 213। ठीक है, क्या आर्टिकल की बात करें तो 213।
आपसे ये पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियों का वर्णन जो है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 213 में राज्यपाल की विधायी शक्तियों का वर्णन है। ठीक है, अब जो है मोटा मोटा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि भाग 7 में क्या है, भाग 6 में क्या है और भाग 5 में क्या है, भाग 4 में क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है बात करते हैं कि जो भाग 7 है साथियों, अब देखो इसमें जो आर्टिकल रहता है वो रहता है साथियों 238। ठीक है, जो आर्टिकल है 238 रहता है। तो इसको जो है क्या किया गया है, जो आर्टिकल 238 है इसको निरस्त कर दिया साथियों, इसको खत्म कर दिया गया। तो इसमें क्या उपबंध क्या था साथियों, इसमें ये उपबंध था कि राज्यों से संबंधित जो पहली अनुसूची है उसका जो खंड बी है, ठीक है, उसका जो पार्ट बी है किससे, राज्यों से संबंधित, ठीक है, राज्यों से संबंधित जो अनुसूची है, ठीक है, से संबंधित जो पहली अनुसूची है, पहली जो अनुसूची है उसका उसका जो पार्ट बी है, ठीक है, पहली अनुसूची का पार्ट बी, इसको खत्म कर दिया गया है। ये रहता था हमारा आर्टिकल 238। क्लियर है इतना? ओके साथियों, याद रखना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं भाग 6 की। ठीक है, तो जो भाग 6 है साथियों, इसमें जो दिया गया है, इसमें राज्य सरकार के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? राज्य सरकार के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो राज्य सरकार में बोले तो जो इसमें कार्यपालिका भी आ जाएगी, राज्य का विधानमंडल भी आ जाएगा और राज्यपाल की शक्तियाँ भी आ जाएगी। और इसके साथ साथ जो है राज्य का जो उच्च न्यायालय है और अधीनस्थ न्यायालय साथियों, वो सारे के सारे जो है अध्याय हैं वो भाग 6 में ही जोड़े गए हैं। तो याद रखना साथियों। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को ये भाग में दिए गए अध्याय भी याद रखने पड़ेंगे। आप लोगों से सीधा ही पूछा जा सकता है कि जो राज्यों के उच्च न्यायालयों का वर्णन है वो किस भाग में किया गया है। अगर भाग पूछे तो जो है किस भाग में किया गया है, भाग 6 में किया गया है। क्लियर है इतना? इस तरह से आप लोगों को जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, और इनके ऊपर जो मैं एक डिटेल में वीडियो आपके लिए उपलब्ध बहुत जल्द करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। भाग जो है 5 की बात करें हम तो भाग 5 है साथियों। तो जो भाग 5 दिया गया है इसमें जो रहता है, इसमें संघ सरकार रहता है साथियों, संघ सरकार रहता है। ठीक है, संघ सरकार रहता है। क्लियर है इतना? और जो है इसमें भी वही रहेगा, कार्यपालिका रहेगी, संसद रहेगी, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति आएगी, फिर संघ की न्यायपालिका आएगी, अर्थात जो है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो आएगा। फिर उसके बाद जो है हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग वगैरह इसमें रहता है। क्लियर है इतना? अगर जो है आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल रहते हैं साथियों इसमें जो है किसमें, भाग 5 में 52 से लेकर के 151 तक क्या रहते हैं, आर्टिकल रहते हैं। क्लियर इतना? चलिए मैं आर्टिकल जो है लिख देता हूँ सबके। सबसे पहले लिखूंगा भाग 7 238, भाग 6। ठीक है, अब जो भाग 6 में रहते हैं तो वो रहते हैं साथियों 152 से लेकर के 237 तक। और भाग 5 में रहता है साथियों 52 से लेकर के 151 तक। क्लियर है इतना? अब जो है रहता है हमारे पास भाग 4। तो भाग 4 के जो आर्टिकल रहते हैं साथियों वो आप लोगों को पता ही है कि भाग 4 में क्या है। तो भाग 4 में हमारे पास राज्य के नीति निदेशक तत्व है, तो उनका जो आर्टिकल रहता है वो रहता है 36 से लेकर के 51 तक। क्लियर है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, ये जो आर्टिकल है इनको भी आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर है कि कौन किस भाग के लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है या किस भाग में कहाँ से लेकर के कहाँ तक आर्टिकल रहते हैं। क्लियर है इतना? ओके, तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास और प्रश्न संख्या 7। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है साथियों, ये कहता है कि आर्टिकल 51 क में, ठीक है, आर्टिकल 51 क में किसका वर्णन किया गया है। क्लियर है इतना? तो ऑप्शन आपके सामने है
समान नागरिक संहिता ऑप्शन बी है, मौलिक कर्तव्य ऑप्शन सी है, ये दोनों या ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैंने बता दिया है कि समान जो सिविल संहिता है, नागरिक संहिता है, उसके लिए जो आर्टिकल है साथियों वो है आर्टिकल नंबर 44। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य की बात करें साथियों, तो मौलिक कर्तव्य के लिए जो है आर्टिकल रहता है साथियों, तो वो रहता है, तो इसका जो रहता है वो रहता है भाग 4A का आर्टिकल 51A। ठीक है, क्या रहता है, मौलिक कर्तव्य का साथ रहता है कि भाग 4A का आर्टिकल नंबर 50A। क्लियर, तो आप लोगों को जो है क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर हो चुका होगा कि इसका जो सही जो राइट आंसर होगा साथियों, तो वो होगा मौलिक कर्तव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इतना, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। ठीक है, आर्टिकल 44 क्लियर है इतना, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं साथियों, आगे है हमारे पास क्वेश्चन संख्या 8। ये कहता है कि जो अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है साथियों, वो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। क्लियर, जो अंतःकरण की क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, उसका जो वर्णन है साथियों वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने पड़ा हुआ है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और जो है अपना आंसर लगाइए। क्लियर, तो ये बहुत ज़्यादा बहुत ही आसान सा जो है क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन बी में जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, या जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 25 अर्थात ये जो अनुच्छेद 25 आ गया, तो ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार भी है। क्लियर है, चलिए बारी बारी से जो है इनके बारे में जानते हैं कि अनुच्छेद 21 में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो साथियों सबसे पहले अनुच्छेद 21 भी हमारा मौलिक अधिकार है, तो इसमें जो है हमारे पास क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, क्लियर है, ओके। और 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है, क्लियर है इतना। अब 21 का साथियों क्या है, एक 21 का भी है। ठीक है, क्या है 21 का जो है, 21 का भी है, उसमें जो है 6 से 14 वर्ष की जो आयु वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है, याद रखना इसको भी। क्लियर है, ओके। 25 में अंतःकरण और 24 में बात करते हैं साथियों, जो अनुच्छेद 24 है तो उसमें जो है क्या किया है, जो बालात श्रम है, यानी कि जो बालकों के द्वारा जो मजदूरी करवाई जाती है साथियों, बालात श्रम। ठीक है, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। क्लियर है इतना, यानी कि जो बाल श्रम है साथियों उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई जो है क्या करता है साथियों, जो इस तरह का जो कार्य करता है या करवाता है साथियों, तो उनको जो है लगभग लगभग जो है 2 वर्ष की कैद भी हो सकती है, 2 वर्ष की सजा। 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है, और साथ में जो है साथियों लगभग 50,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, 2 वर्ष की सजा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। ठीक है, जो अनुच्छेद 27 है साथियों ये भी हमारा एक क्या है, मौलिक अधिकार है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये अधिकार दिया गया है साथियों कि जो आपकी आय है उस आय को कोई भी व्यक्ति जबरन जो है किसी धार्मिक कार्य के ऊपर खर्च करने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं साथियों, आगे है हमारे पास क्वेश्चन संख्या 9। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 9, सहकारी समितियों का जो वर्णन है साथियों वो किस जो है किस भाग में किया गया है। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पे, सहकारी समितियां पूछी है साथियों, सहकारी समितियों का वर्णन जो है किस भाग में किया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास भाग 7 क। ठीक है, क्या है, भाग 7 क। ऑप्शन बी है भाग 9 क। ऑप्शन सी है भाग 9 ख। ठीक है, ऑप्शन डी है भाग 7 ख। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और जो है अपना आंसर जल्दी से लगा दीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
भाग 9 ख। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए अब जो है मोटी मोटी सी जानकारी ले लेते हैं भाग 7 क में जो है क्या है। तो ठीक है, जो भाग 7 है ठीक है साथियों, तो उसमें जो है मैंने आप लोगों को बता दिया 238 आर्टिकल नंबर 238 रहता है जो निरस्त हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 9 क की। किसकी? भाग 9 क की बात करते हैं। तो इसमें जो है साथियों भाग 9 जो क है इसमें नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसका? नगर पालिकाओं, नगर पालिका। ठीक है, इसका वर्णन किया गया है। किसका? भाग 9 क में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। तो अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल रहता है इसमें साथियों 243 तो से लेकर के 243 छ तक। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, तो से लेकर के छ तक याद रखना इसको। किसमें? भाग 9 क में। क्लियर? अब जो है भाग 9 ख में क्या है साथियों, तो आप लोगों को इसका जो आंसर बता दिया मैंने, सहकारी समितियां हैं। ठीक है, तो भाग 9 ख में क्या रहती है? सहकारी समितियां रहती है। ठीक है, तो हाँ, जो आर्टिकल की बात करें साथियों इसमें, तो इसमें रहता है हमारे पास 243 ही इसमें आर्टिकल रहता है, 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक। क्लियर है इतना? ठीक है, उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को जो है वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन जो क्वेश्चन आंसर के अलावा जो बहुत सी एडिशनल आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो अगर आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग जो है लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है धन विधेयक जो है की परिभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो धन विधेयक है उसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ऑप्शन आपके पास पड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 112, ऑप्शन बी है आर्टिकल 110 और ऑप्शन सी है आर्टिकल 117 का और ऑप्शन डी है आर्टिकल 117 ख। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और जो है आंसर लगाइए। उम्मीद करता हूँ कि आप में से जो है मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि जो धन विधेयक है उसका वर्णन जो है किस में रहता है। तो साथियों जो धन विधेयक है उसका वर्णन रहता है जो अनुच्छेद 110 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए अब जो है बात कर लेते हैं हम जो है अन्य अनुच्छेदों की। तो जो अनुच्छेद 112 है साथियों, ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण मिलता है हमारे पास। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण मिलता है। तो कि एक वर्ष में जो है कितना जो है क्या हो खर्चा हुआ, कितना जो है राजस्व प्राप्त हो, इस सारा का सारा वर्णन मिलेगा हमारे को आर्टिकल नंबर 112 में। और अब आगे बात करें 110 की, तो 110 में जो है साथियों क्या है? धन विधेयक है। क्लियर है इतना? अगर आगे बात करते हैं आर्टिकल 117 क और ख। ठीक है, 117 क ख में जो है साथियों क्या है? वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? वित्त विधेयक का वित्त 117 क ख में क्या किया गया है? वित्त विधेयक का वर्णन किया गया है। क्लियर है? अब साथियों मैं जो है आप लोगों को मैंने कहा है कि मैं आपको प्रत्येक पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसके ऊपर जो है क्या है इस तरह के मॉक टेस्ट ला दूंगा। तो आप लोगों ने चिंता नहीं करनी है कि इनमें जो है डिफरेंस क्या रहता है ना, वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, ये सारी की सारी जानकारी मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं प्रश्न संख्या 11। तो 11 कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता प्रदान की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है नागरिकता प्रदान की गई है। तो ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है भाग 4। ये तो बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है साथियों, यह आप लोगों को सबको पता होगा कि जो नागरिकता है वो जो है किसमें भाग 2 में हमें उपलब्ध
करवाई गई हैं। किसमें? भाग 2 में उपलब्ध करवाई गई। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा? वो होगा साथियों भाग 2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब जल्दी से जो है जान लेते हैं भाग 1 में क्या है। तो भाग 1 में साथियों ये कहा गया है कि क्या संघ और उसका राज्य क्षेत्र, क्या बोला गया है? संघ और उसका जो है और राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। अगर आर्टिकल की बात करें तो साथियों 1 से लेकर के 4 तक जो है इसमें क्या रहते हैं? आर्टिकल रहते हैं। ये आप सब लोगों को पता ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी में क्या जो है नागरिकता प्रदान की गई है और जो है आर्टिकल रहते हैं साथियों 5 से लेकर के 11 तक। क्लियर है? इतना बहुत ईजी है। अब आगे बात करते हैं साथियों भाग 3 में। तो भाग 3 में साथियों हमारे पास क्या है? भाग 3 में हमारे पास साथियों मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार है। क्लियर है इतना? तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार आप लोगों को पता ही है। मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है इनका वर्णन किया गया है। क्लियर है इतना? ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाग 4 की। तो भाग 4 में साथियों क्या है? भाग 4 में जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व है। राज्य के जो है क्या है? नीति निदेशक तत्व है। क्लियर है? अगर आर्टिकल की बात करें साथियों तो आर्टिकल है 36 से लेकर के 51 तक। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है साथियों प्रश्न संख्या 12 कि जो है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री, अच्छा माफ कीजिए जो है यहाँ पे जो टाइपिंग एरर हो गया साथियों, तो यहाँ पे होगा मंत्रिमंडल। ठीक है, यहाँ पे मंत्रालय मंडल हो गया है तो मंत्रिमंडल हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्या है? मंत्रिमंडल। तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ठीक है, क्लियर है साथियों? क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री जो है कौन थे? तो ऑप्शन आपके पास आपकी जो है स्क्रीन पे दिखाई दिखाई दे रही है साथियों। तो आप लोग जल्दी से जो है क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और जो है अपना आंसर जो है आप लोग लगाइए। यहाँ पे मंत्रा या नहीं है साथियों, यहाँ पे मंत्री मंडल है। ठीक है, क्या है? यहाँ पे मंत्रिमंडल है। तो जल्दी जल्दी जो है अपना जो है आंसर आप लोग लगाइए। तो इसका जो साथियों राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राजकुमारी अमृत कौर जो है क्या हो जाएगी? बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इसके अलावा जो हमारे पास क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर ए है गजनफर अली खान, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो चलिए इनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। ये तो थी हमारी हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, अब अगर गजनफर अली खान की बात करें साथियों तो ये जो है अंतरिम मंत्रिमंडल में जो है इसको भी स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। किसको? गजनफर अली खान को। ये भी जो है क्या स्वास्थ्य मंत्री था, लेकिन ये था साथियों अंतरिम मंत्रिमंडल में। किसमें? अंतरिम मंत्रिमंडल में। अंतरिम मंत्रिमंडल। ठीक है, तो अंतरिम मंत्रिमंडल की जो बना था साथियों, तो ये कब बना था? 1946 में बना था। ये डेट भी आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल बना, ठीक है, या स्वतंत्र मंत्रिमंडल बना जिसमें स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी, तो वो बना 1947 में। ठीक है, और अंतरिम मंत्रिमंडल बना 1946 में। याद रखना सब। क्लियर है इतना? और अब बात करते हैं जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर की। ठीक है, तो जो साथियों क्या था, डॉक्टर BR अम्बेडकर था। ये जो है जो स्वतंत्र मंत्रिमंडल बना था, स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल बना था, उसमें जो है साथियों ये इसको जो मंत्रालय दिया गया था वो था विधि मंत्रालय। ठीक है, क्या? विधि मंत्रालय। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, तो आप लोगों को जो ये अंतरिम मंत्रिमंडल भी पढ़ना है साथियों, और जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है वो भी पढ़ना है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं
अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो है हमारे पास कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है, क्या है, जो उद्देश्य प्रस्ताव है साथियों उसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, यानी कि कब जो है स्वीकार किया गया, ठीक है, को देखो उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से जो है स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने पड़ी है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी है आपके पास 22 जनवरी 1947, ऑप्शन डी है आपके पास 22 जुलाई 1947। तो जो है आप लोग जो है वीडियो को जल्दी से पॉज कीजिए और जो है इसका जो सही आंसर है उसको लगा दीजिए, ठीक है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अब जो है थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जो है इसकी जो है ऑप्शन नंबर ए के ऊपर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है साथियों 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को इस प्रस्ताव को जो है क्या किया था, पंडित नेहरू के द्वारा जो है, ठीक है, पंडित नेहरू के द्वारा जो है साथियों इसको क्या किया गया था, पारित किया गया था, ठीक है, पारित किया गया था। कब, 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया। किसके द्वारा किया गया, पंडित नेहरू के द्वारा किया गया, ठीक है। क्लियर इतना। और जो अब दूसरी जो ऑप्शन रहती है साथियों जो 24 जनवरी 1950 है साथियों, तो उसमें क्या हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को साथियों सॉरी जो दूसरी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को साथियों हमारे जो राष्ट्रीय गान और जो राष्ट्रीय गीत है उसको अपनाया गया था, ठीक है, दोनों को अपनाया गया। कब, 24 जनवरी 1950 को किसको, राष्ट्रीय गान और गीत को, दोनों को जो है अपनाया गया। कब, 24 जनवरी 1950 को। क्लियर इतना, ओके। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को जो सर्वसम्मति से पारित किया गया। अब अगली जो ऑप्शन नंबर डी है वो है 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 को क्या होता साथियों, 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है साथियों, आप लोगों को जो है ये याद रखने ही पड़ेगी कि 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ और 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ। क्लियर है इतना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन यही आ गया साथियों कि जो भारत का जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत है उसको कब अपनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास साथियों, ऑप्शन ए है 22 जुलाई 1947। तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। क्लियर इतना। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो सॉरी ऑप्शन है वो है 24 जनवरी 1950, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 ये भी मैंने अभी जो है पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया कि इस दिन क्या होता है, इसी दिन हमने इन दोनों को अपनाया था, किसको, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। क्लियर है, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब ऑप्शन सी है साथियों, तो ऑप्शन सी रहता है हमारे पास 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को क्या होता है साथियों, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था, क्या संविधान था, वो जो है बन करके तैयार हुआ था, संविधान जो है बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को जो है बेसिक बेसिक सी जानकारी आप सब लोगों को पता ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15। तो क्वेश्चन संख्या 15 जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है साथियों कि जो संविधान सभा बनी, ठीक है, उसके कानूनी सलाहकार जो है किसे नियुक्त किया गया था।
तो जो किसे नियुक्त किया गया था साथियों, तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर लगा दीजिए। तो संविधान सभा के जो है संवैधानिक जो सलाहकार बने, ठीक है, तो वो बने साथियों, इसमें ऑप्शन है आपके पास, पहला VN राव, ऑप्शन बी है LN मुखर्जी, ऑप्शन सी है MN रॉय, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या BN राव जो है संविधान सभा का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया था, या क्योंकि कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो वही एक ही व्यक्ति है, ये BN राव। क्लियर। अब अगले ऑप्शन है साथियों LN मुखर्जी, ठीक है। तो ये कौन था, इसको क्या काम दिया गया था, तो साथियों इसको काम दिया गया था, ये जो था चीफ ड्राफ्ट्समैन था। क्या, चीफ ड्राफ्ट्समैन। चीफ ड्राफ्ट्समैन, ठीक है। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अब जो है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कानूनी सलाहकार संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो अब बारी है जो है किसकी, चीफ ड्राफ्ट्समैन की। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था। तो कौन था, तो वो था LN मुखर्जी, ठीक है। क्या था, LN मुखर्जी। क्लियर है इतना। ओके, अगली जो ऑप्शन है साथियों MN रॉय। तो MN रॉय ने जो है क्या किया था साथियों, ये इसने जो है जो MN रॉय था इसने 1934 में जो है क्या किया गया था, संविधान सभा के गठन के बारे में जो है विचार दिया था। किसके बारे में, संविधान के गठन के बारे में विचार दिया था। किसके द्वारा, MN रॉय के द्वारा। क्लियर है इतना। और ऑप्शन डी है साथियों सरदार पटेल। तो सरदार पटेल जो है क्या थे, ये स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें जो है गृह मंत्री थे, ठीक है। क्या थे, गृह मंत्री थे। और सूचना एवं प्रसारण विभाग भी इसी के पास ही था। क्या था, सूचना एवं प्रसारण विभाग भी जो है इसी के पास ही था। इसके साथ साथ जो है साथियों इसके पास तीसरा एक और विभाग था, वो था राज्य के मामले देखना, ठीक है, राज्य के मामले देखना, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि सरदार पटेल जो है इसने जो है क्या एक जो है विस्मारक की भूमिका निभाई है। किसके लिए, जो राज्य हैं उनको एकत्रित करने के लिए। भारत में जितनी भी जो रियासतें थी, देशी रियासतें थी, ब्रिटिश रियासतें थी, उनको सबको एकीकृत किया गया है। क्लियर है इतना। तो याद रखना साथियों सरदार पटेल, अगर विभाग की बात करें तो गृह मंत्री, उसके साथ साथ सूचना विभाग और उसके साथ साथ राज्य के मामले। क्लियर है। और MN राय की बात करें तो इसने जो है 1934 को क्या किया था, जो है संविधान के गठन के बारे में कहा था। और LN मुखर्जी इंपॉर्टेंट है साथियों यहाँ पे, LN मुखर्जी, ठीक है, LN मुखर्जी, ठीक है। तो LN मुखर्जी क्या थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, ठीक है। क्या थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, यानी कि मुख्य प्रारूपकार जिसको कहते हैं। ड्राफ्ट्समैन को क्या कहते हैं, मुख्य प्रारूपकार, ठीक है। जिसने संविधान का जो प्रारूप तैयार किया है वो थे साथियों LN मुखर्जी, ठीक है, याद रहेगा। और BN राव तो आप लोगों को सबको पता ही है, ये हमने जो बचपन से ही रट के रखा है, ठीक है। कानूनी सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार कौन था, VN राव। क्लियर है। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है। और जो है अब आप लोगों को साथियों प्रत्येक सब्जेक्ट की जो है पर्टिकुलर इस तरह से मॉक टेस्ट मिलते जाएंगे, ठीक है। अभी हमने जो है HBG के और पॉलिटिकल स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो आने वाले 2-3 दिनों में जो है आप लोगों को ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और साइंस की भी जो है आप लोगों को जो इस तरह से मॉक टेस्ट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे साथियों। तो उसके लिए आप लोग जो है हमारे जो YouTube चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कीजिए, और जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है साथियों, ठीक है। और जो है जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम आती रहे और आप लोगों के पास वीडियो भी टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, ठीक है। और इन वीडियो को जो है आप लोगों ने शेयर भी करना है साथियों, ठीक है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है ये वीडियो पहुंच जाए। क्लियर है। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में हैं, तब तक आप सब लोगों के लिए सब लोगों को जो है जय हिंद।